जैसे ही अनिका आर्यन की टी शर्ट निकालने लगी, आर्यन ने उसे रोक लिया और बिना कुछ कहे बाथरूम से भाग गया। हंसते हुए अनिका ने कहा, तो अब नन्ही गुड़िया बड़ी हो गई है, मम्मा के पास नहाने में शर्म आती है। इतना कहकर अनिका ने बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। बाहर खड़े आर्यन ने चैन की सांस ली। आर्यन ने अलमारी से रिया के कपड़े लिए और अनिका के आने से पहले कपड़े बदल लिए। जैसे ही बाथरूम में से पानी की आवाज बंद हुई, आर्यन बेड पर जाकर लेट गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अनिका जैसे ही बाहर आई, उसने देखा कि रिया ऑलरेडी सो चुकी थी। उसने रिमोट से एसी का टेम्परेचर कम किया, रिया को चद्दर उड़ाई, प्यार से उसके माथे पर हाथ फेरते हुए उसे किस किया। आर्यन की आंखें तो बंद थीं, मगर वो पूरी तरह जाग रहा था। माँ के इस प्यार को आर्यन बचपन से मिस कर रहा था। आज जैसे उसका सपना पूरा हो रहा था। उसे इस बात का डर था कहीं उसकी आंखें खुलते ही ये सपना टूट न जाए। रिया का फोन जो आर्यन ने अपने पिलो के नीचे रखा था, वो वाइब्रेट होने लगा। आर्यन ने एक आंख खोलकर देखा। मोबाइल स्क्रीन पर आर्यन के रूम का लैंडलाइन नंबर फ्लैश हो रहा था। आर्यन बहुत डर गया। कहीं अनिका ने फोन उठा लिया और अनिका ने रिया की आवाज सुन ली तो आर्यन और रिया की पोल खुल जाएगी। जैसे ही अनिका ने फोन लेने की कोशिश की, आर्यन करवट बदलते हुए फोन के बिल्कुल ऊपर सो गया। तभी फोन का वाइब्रेट होना बंद हो गया। अनिका रिया की नींद तोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने भी सोचा कि जो कोई भी होगा वो सुबह दोबारा फोन कर लेगा। अनिका को ज्योति बुआ का ऑपरेशन करना था। वो जानती थी इतने मुश्किल ऑपरेशन के लिए उसकी नींद का पूरा होना बहुत जरूरी था। अनिका रिया की छाती पर हाथ फेरते हुए ठीक उसके बगल में सो गई। थोड़ी देर बाद जब आर्यन को महसूस हुआ कि अनिका सो चुकी थी, आर्यन ने धीरे से अनिका को हग कर लिया। आर्यन को पता भी नहीं चला कब वो खुद गहरी नींद में सो गया। प्रेसिडेंशियल स्वीट 2401। रिया आर्यन को फोन लगाने की कोशिश कर रही थी, मगर आर्यन जवाब नहीं दे रहा था। रिया इस बात से घबराई हुई थी कि रोहित ने कहा था आप रोहित उसे पढ़ाएगा। यूं तो रिया पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, खुद 6 साल की थी, मगर अपनी उम्र से 2 साल बड़े बच्चों की मैथ्स प्रॉब्लम्स आसानी से सॉल्व कर लेती थी। मगर यहाँ उसे आर्यन जैसा लगना था। उसे जानबूझकर दिखाना होगा कि उससे पूछे गए क्वेश्चंस का आंसर उसे नहीं आता। ऐसा करना रिया के लिए बहुत मुश्किल था। रिया किसी तरकीब के बारे में सोच ही रही थी, तभी रोहित फोन पर बातें करता हुआ बेडरूम में आया। रोहित फोन पर किसी को इंस्ट्रक्शंस दे रहा था। प्रॉफिट कम होने का यह मतलब नहीं कि मार्केट में हमारी क्रेडिट कम हो गई है। मारवा ग्रुप ऑफ कंपनीज अपनी गुडविल पर चलती है, ना कि शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव पर। आप क्वालिटी पर ध्यान दीजिए, प्रॉफिट अपने आप होगा। रोहित की भारी आवाज सुनकर रिया का टेंशन एकदम से गायब हो गया। रिया को इस बात का यकीन हो चुका था कि अगर इस दुनिया में उसका कोई डैड था तो वो बस रोहित ही था। रोहित ने फोन काटकर राइटिंग डेस्क के ड्रॉर से जनरल नॉलेज की किताब निकाली। रोहित पन्ने पलटते हुए बेड पर बैठ गया। रिया का ध्यान रोहित पर था। वो रोहित के सामने बीन बैग पर बैठ गई। रोहित ने किताब के पन्ने पलटना रोक लिया। एक हाथ में किताब पकड़कर रोहित ने रिया की ओर देखकर सवाल पूछा, Who was the first president of India? रिया ने बिना सोचे जवाब दे दिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये जवाब सुनकर रोहित के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। रोहित ने कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये प्रश्न का जवाब आर्यन सही देगा, और वो भी बिना सोचे। रोहित ने आर्यन की तारीफ करते हुए कहा, एक्सीलेंट, दैट इज द राइट आंसर, वेल डन आर्यन। आर्यन का नाम सुनते ही रिया को अचानक रियलाइज हुआ कि उसे आर्यन की तरह जवाब देना था। वो हर क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं दे सकती, मगर उसे गलत आंसर देने की भी प्रैक्टिस नहीं थी। तभी रोहित ने पन्ना उलटकर एक सवाल पूछ लिया, Who is the father of nation? जवाब मुंह पर होते हुए भी रिया सोचने लगी थी। दरअसल वो ये सोच रही थी कि वो गलत आंसर क्या दे। थोड़ी देर सोचने पर भी रिया को कुछ नहीं सूझा। तभी उसने राइटिंग डेस्क के पास एक बैग देखा। उसने तुरंत रोहित की ओर देखकर कह दिया, सचिन तेंदुलकर। जवाब सुनते ही रोहित के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। रोहित ने किताब में छपा महात्मा गांधी का फोटो दिखाते हुए कहा, आर्यन, ये है हमारे फादर ऑफ द नेशन, मोहनदास करमचंद गांधी। तुम भूल कैसे सकते हो?
अब रिया बहुत कंफ्यूज हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने अपनी उंगली दांतों में दबाई और फिर कान पकड़कर रोहित से कहने लगी, हाँ याद था मुझे, आई एम सॉरी, वो मैं दरअसल भूल गई थी। जैसे रोहित ने रिया के मुंह से ये सुना, वो बेड पर से खड़ा हो गया। आर्यन अपने आप को एक लड़की की तरह ड्रेस कर रहा था। उसे वो दिन फिर से याद आ गया जब आर्यन लेडीज वॉशरूम में गया था। अचानक रिया को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपने आप को करेक्ट करते हुए फिर से कहा, सॉरी, वो मैं भूल गया था। रोहित ने किताब बंद कर ली। उसे डॉक्टर अग्रवाल की वो बात याद आई, बिन मां के बच्चे कभी कभी ऐसी मानसिक परिस्थितियों का शिकार होते हैं। रोहित को लगा कि मिस मैरी के टॉर्चर की वजह से शायद आर्यन को मानसिक तकलीफ पहुंची थी। वो रिया के पास गया और बीन बैग के बिल्कुल बगल में बैठ गया। रोहित रिया को समझाने लगा, देखो आर्यन, आई प्रॉमिस यू, मिस मैरी अब वापस कभी नहीं आएगी। मैं जल्द ही तुम्हें किसी अच्छे से स्कूल में एडमिट कर दूंगा। वहां तुम अपनी जैसे ही प्यारे दोस्त बनाना। ये सुनते ही रिया बड़े प्यार से बोली, डैड, अगर आप मेरे साथ हो तो मुझे किसी दोस्त की जरूरत नहीं। लव यू डैड। ये कहकर रिया ने रोहित को हक कर लिया। रिया आंखें बंद करके बोली, क्या आप मॉम को कभी मिस नहीं करते? आप और मम्मा एक साथ क्यों नहीं रहते? रोहित ये सुनकर बहुत डिस्टर्ब हो गया। आर्यन ने इससे पहले कभी ऐसा कुछ नहीं किया था। रोहित ने रिया को अपनी बाहों में उठाया और बेड पर लिटा दिया। रोहित ने रिया का हाथ पकड़कर उसे कहा, आई थिंक यू नीड सम रेस्ट। अभी सो जाओ, हम सुबह बात करेंगे। इतना कहकर रोहित ने कमरे की लाइट ऑफ की और बेडरूम के बाहर चला गया। बेडरूम के बाहर आते ही रोहित बालकनी में चला गया। रोहित की चिंता आर्यन के लिए दिन ब दिन बढ़ रही थी। उसे आर्यन की मानसिक हालत को लेकर बहुत फिक्र थी। तभी अचानक रोहित को एक बात याद आई। अनिका ने नीचे लॉबी में रोहित को वार्न किया था कि आर्यन की टीचर उसे टॉर्चर कर रही थी। वो शॉक हो गया कि आखिर अनिका को ये सारी बातें कैसे पता चली। क्या आर्यन किसी तरह अनिका के कांटेक्ट में था? और अगर था तो कैसे? रोहित लिविंग रूम में आया और सनी को आवाज लगाई, सनी, यहाँ इसी वक्त आओ। सनी अपने बेडरूम से दौड़ता हुआ बाहर आया। उसके एक हाथ में पॉपकॉर्न और एक हाथ में फोन था जिस पर वो गेम खेल रहा था। सनी ने रोहित से पूछा, यस भैया, क्या हुआ? रोहित ने सनी के हाथ से मोबाइल छीन लिया। पॉपकॉर्न का टब भी लेकर डाइनिंग टेबल पर रख दिया। रोहित ने सनी से बहुत कड़क आवाज में पूछा, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? दिन भर कान में हेडफोन लगाए फोन में घुसे रहते हो। तुम्हें पता भी है कि आर्यन दिन भर क्या करता है, किससे मिलता है, किससे बातें करता है? रोहित की ये बात सुनकर सनी का चेहरा बिल्कुल सूख गया। सनी को लगा आर्यन की गेमिंग हैबिट के बारे में रोहित को शायद सब कुछ पता लग गया है। सनी सब कुछ कन्फेस करने ही वाला था कि रोहित ने अपना मुंह घुमा लिया और सनी को कहा, सच बताओ सनी, क्या आर्यन सामने वाले गेस्ट को मिलता है, उससे बातें करता है? सवाल सुनकर सनी ने थोड़ी राहत महसूस की। उसने डाइनिंग टेबल से पॉपकॉर्न का टब उठाया और एक दो पॉपकॉर्न मुंह में डालकर कहने लगा, भैया कैसी बातें करते हो आप? आर्यन तो सारा दिन घर में ही रहता है, वो कैसे उस लेडी को मिल सकता है? ना ही वो लेडी कभी हमारे स्वीट में आई है। सनी की ये बात सुनकर रोहित ने उससे चिल्लाकर पूछा, फिर ये कैसे हो सकता है कि उस औरत को आर्यन की पर्सनल बातें पता हो? पॉपकॉर्न का छिलका सनी के गले में फंस गया। सनी जोर जोर से खांसने लगा। रोहित ने डाइनिंग टेबल पर रखा पानी का जग उठाया, एक ग्लास में पानी भर के सनी को ग्लास देते हुए कहा, फिर क्या वो औरत आर्यन से फोन पर बातें करती होगी? ये कहते ही रोहित फिर से आर्यन के बेडरूम की तरफ गया। धीरे से दरवाजा खोलकर देखा, रिया बेड पर सो गई थी। रोहित धीरे से लैंडलाइन फोन की ओर बढ़ा। उसने फोन का रिसीवर उठाया और रीडायल बटन दबाया। फोन की स्क्रीन पर एक मोबाइल नंबर फ्लैश हुआ। रोहित का शक सच निकला। आर्यन फोन पर किसी से बात करता था। वो परेशान होकर बेडरूम से बाहर निकला। रोहित ने सनी से कहा, मुझे ये औरत अनिका कुछ समझ नहीं आ रही है। पता नहीं वो क्या करना चाहती है आर्यन के साथ। क्या उसे भी मेरे परिवार वालों ने भेजा है? रोहित ये कहते हुए डाइनिंग टेबल की चेयर पर बैठ गया। रोहित की उदासी देखकर सनी रोहित के पास आया और कहा, भैया मुझे पता है कि आपको आर्यन की फिक्र है, मगर मेरी बात का विश्वास कीजिए,
आर्यन वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा वो लगता है। अभी आपको लगता है कि आर्यन स्मार्ट नहीं है, पर मुझे पता है कि आर्यन बहुत स्मार्ट है। और अगर उस लेडी का आर्यन पर कोई पॉजिटिव इफेक्ट हो रहा है तो उसमें गलत क्या है? भैया, ये तो आप भी जानते हो कि आप कितनी भी कोशिश कर लो, आर्यन की जिंदगी में माँ की कमी पूरी नहीं कर सकते। रोहित को जिंदगी में कोई बात इतनी नहीं चुभी थी जितनी सनी की ये बात चुभी थी। वो बिना कुछ बोले खड़ा होकर अपने बेडरूम की तरफ चला गया। नेक्स्ट डे, अनिका अभी सो रही थी। आर्यन बालकनी में फोन पर रिया के साथ बात कर रहा था। सॉरी, मैं कल तुम्हारा फोन नहीं उठा पाया। तभी रिया ने धीमी आवाज में बोलना शुरू किया। तुम्हारे लिए खुशखबरी है, तुम्हारी उस टीचर मैरी की छुट्टी कर दी है और बहुत जल्द तुम्हें एक अच्छे स्कूल में एडमिशन भी मिल जाएगा। रिया की इस बात पर आर्यन को विश्वास नहीं हो रहा था। उसने रिया से पूछा, आर यू सीरियस? तुम मजाक तो नहीं कर रही हो ना? रिया ने इरिटेट होकर जवाब दिया, सुबह सुबह ऐसा मजाक कौन करता? अच्छा, मेरी बात ध्यान से सुनो, आज का प्लान है। रिया ने अभी ये कहा ही था कि उसे दरवाजा खोलने की आवाज आई। रिया ने झट से फोन रख दिया। रिया ने दरवाजे की ओर देखा। ट्रैक पैंट, स्लीपर और बनियान में रोहित बेडरूम में आया। रोहित सुबह की एक्सरसाइज कभी नहीं मिस करता था। रोज की तरह एक्सरसाइज के बाद वो आर्यन को जगाने आया। रोहित को देखते ही रिया ने एक बड़ी मुस्कान देकर कहा, वाओ डैड, आज तो आप बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहे हो। आर्यन की बात सुनकर रोहित के चेहरे पर भी स्माइल आ गई। वो रिया के बगल में आकर बैठ गया और अपनी उंगलियों से रिया की नाक पकड़कर बोला, तुम भी कुछ कम हैंडसम नहीं हो। ये बात सुनकर रिया की हंसी निकल गई। उसने रोहित को जवाब दिया, मैं हैंडसम नहीं, मैं ब्यूटीफुल हूँ। क्या आप जानते हैं बड़े होकर मुझे क्या बनना है? फिल्म की हीरोइन। रिया की बात सुनकर रोहित बेहद परेशान हो गया। उसे लगा पिछली बार जब आर्यन ने ऐसा बिहेव किया था तो सुबह उठकर वो फिर से नॉर्मल हो गया था, मगर आज आर्यन की मानसिक हालत और बिगड़ गई थी। रोहित ने रिया के माथे को हाथ लगाकर उसका टेम्परेचर चेक किया, फिर पूछा, आर्यन बेटा, आर यू ऑल राइट? तुम ठीक तो हो ना? रिया बेड पर खड़ी होकर बोली, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। मुझे क्या हुआ है? मुझे भूख लगी है। ये कहकर रिया ने रोहित को घूमने का इशारा किया। जैसे रोहित घूमा, रिया ने रोहित के पीठ पर छलांग लगाई और कहा, क्या आप मुझे ब्रेकफास्ट टेबल तक ले जाएंगे प्लीज? रोहित को समझ नहीं आ रहा था कि हमेशा डिसिप्लिन में रहने वाले आर्यन को आज अचानक हो क्या गया था। रिया को कंधे पर उठाए रोहित ड्राइंग रूम में आया। रोज की तरह रोहित के नौकर ने डाइनिंग टेबल नाश्ते की प्लेट से सजा दी थी। फ्रूट्स, ऑरेंज जूस, सैलेड और बॉइल्ड एग्स। सनी ऑलरेडी डाइनिंग टेबल पर बैठा था। रिया ने रोहित के कंधे से सनी को विश किया, गुड मॉर्निंग चाचू। ये नजारा देखकर सनी नाश्ता चबाना भूल गया। वो मुंह खुला रखकर रोहित और रिया को देखने लगा। टेबल के पास आते ही रिया अचानक रोहित के कंधे से नीचे उतर गई। वो डाइनिंग टेबल के पास रखी चेयर पर खड़ी हो गई और नाश्ता चेक करने लगी। फिर होटल के स्टाफ की ओर देखा और कहा, जी ये कैसा नाश्ता है? मुझे ये नहीं खाना। एक काम करो, मेरे लिए चॉकलेट मिल्क शेक, चीज सैंडविच और डोनट्स लेकर आओ। और हाँ, डोनट्स के ऊपर बहुत सारा चॉकलेट सॉस डालना भूलना मत। सनी, रोहित और रोहित का नौकर समझ नहीं पा रहे थे कि आज आर्यन को आखिर हो क्या गया है। आर्यन को इतना एनर्जेटिक पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। रोहित ने नौकरों को इशारा किया कि आर्यन जो मांग रहा है उसे लाकर दे दो। उसने अपनी जेब से फोन निकाला और डॉक्टर अग्रवाल को फोन लगाकर कहा, डॉक्टर अग्रवाल, आई थिंक द टाइम हैज कम। आई नीड योर बेस्ट चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट राइट नाउ। आर्यन फिर से उस दिन की तरह बिहेव करने लगा है। वो अपने आप को ब्यूटीफुल बता रहा है, बड़ा होकर फिल्म की हीरोइन बनना चाहता है। डॉक्टर अग्रवाल, दिस इज सीरियस। यू हैव टू डू समथिंग फॉर माय सन। रोहित बेहद टेंशन में फोन पर डॉक्टर अग्रवाल से आर्यन को ट्रीट करने की रिक्वेस्ट कर रहा था। डाइनिंग टेबल पर सनी और रिया सनी के मोबाइल में देखकर हंस रहे थे। रोहित बालकनी में फोन पर डॉक्टर अग्रवाल से बात कर रहा था। डॉक्टर अग्रवाल एक समझदार और एक्सपीरियंस डॉक्टर थे। वैसे तो रोहित उनके हॉस्पिटल का मालिक था, मगर रोहित को डॉक्टर अग्रवाल के लिए बहुत रिस्पेक्ट थी। डॉक्टर अग्रवाल ने रोहित को समझाते हुए कहा, देखो रोहित, हर इंसान की अपनी प्रेफरेंस होती है। उसे कोई चीज अच्छी लगती है, कोई चीज बुरी लगती है।
हम कितनी भी कोशिश करें, हम किसी बच्चे के अंदर जबरदस्ती किसी भी चीज के लिए प्यार या नफरत पैदा नहीं कर सकते। ये सब कुदरती होता है, यू नो, बाय बर्थ। जैसे मुझे कॉफी पसंद है तो तुम्हें चाय। आर्यन को शायद वो सारी चीज अच्छी लगती है जो आमतौर पर लड़कियों को पसंद हो। ये कोई बीमारी नहीं है, इसमें ना तो उसकी कोई हेल्थ का लेना देना है और ना ही उसकी मानसिकता का। He is as normal as you and me। जब रोहित ने इन चीजों पर कोई रिएक्शन नहीं दिया तो डॉक्टर अग्रवाल ने एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, देखो रोहित, I will send Dr. Aisha as soon as possible। Till then जितना हो सके आर्यन को खुश रखो। Make observation and note down। We will do the best we can for आर्यन। रोहित ने धीमी आवाज में डॉक्टर अग्रवाल से कहा, थैंक यू वेरी मच। रोहित फोन काटने वाला था तब डॉक्टर अग्रवाल ने उसे रोकते हुए कहा, होल्ड रोहित, एक्चुअली मैं तुम्हें कॉल करने ही वाला था। आज शाम को डॉक्टर अमृता हमारे हॉस्पिटल में सर्जरी करने वाली है। आई थॉट यू वुड लाइक टू मीट हर। रोहित को इस वक्त आर्यन की टेंशन तो जरूर थी, मगर डॉक्टर अमृता को मिलना उसके लिए उतना ही जरूरी था। वो अपनी दादी के इलाज के लिए डॉक्टर अमृता से किसी भी तरह मिलना चाहता था। रोहित ने डॉक्टर अग्रवाल से कहा, डॉक्टर प्लीज मेक श्योर मैं डॉक्टर अमृता से 5 मिनट के लिए मिल पाऊं। रोहित की बातों में अर्जेंसी देखकर डॉक्टर अग्रवाल ने उसे कहा, ऑफ कोर्स, मुझे पता है ये तुम्हारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तुम ठीक 5 बजे हॉस्पिटल आ जाना। आई विल मेक श्योर कि वो तुम्हें मिले। रोहित ने डॉक्टर अग्रवाल को थैंक्स कहकर फोन काट दिया। डाइनिंग टेबल पर सनी धीरे से रिया को पूछने लगा, वैसे गुरु, तुमने कल रात को गेम में लॉग इन क्यों नहीं किया? सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। फ्रांस की टीम हमारी इंडियन टीम पर भारी पड़ गई। अगर तुम होते तो ऐसा नहीं होता, हम जीत गए होते। तब रिया ने बिना सोचे सनी को सलाह देना शुरू कर दिया। कितनी बार कहा है फ्रांस की टीम का अटैक स्ट्रॉन्ग है पर उनका डिफेंस कमजोर है। अगर तुम टीम बनाकर उनकी डिफेंस को तोड़ो तो उन्हें हराना आसान है। और तुमसे भी मैंने कितनी बार कहा है, तुम गेम खेलते वक्त ये ध्यान रखो, आर्म्स एंड एम्यूनिशन के साथ हेल्थ हमेशा 60% के ऊपर रखनी चाहिए। सनी पहली बार आर्यन के सामने बैठकर ये सारी बातें कर रहा था। वो इस बात को लेकर बहुत एक्साइटेड हो रहा था कि जिसे वो गुरु मानता है, जो गेमिंग दुनिया का सुपरस्टार है, वो स्वीट एंजल और कोई नहीं बल्कि उसका अपना भतीजा आर्यन था। सनी के मन में एक डाउट था जिसे वो क्लियर करना चाहता था। उसने आर्यन से पूछा, तुम एक बात बताना, तुम ये गेम में लॉग इन करते कहाँ से हो? रिया को समझ में आ गया कि ज्यादा प्रश्नों का उत्तर देने से कंफ्यूजन बढ़ सकता था, जिससे उसकी और आर्यन की पोल खुल सकती थी। रिया ने जवाब नहीं दिया। उसने सनी की तरफ देखकर एक आंख मारी। सनी भी समझ गया कि कुछ राज ही रहे तो अच्छा होता है। बालकनी में ट्रेडमिल पर चल रहे रोहित ने सनी को अपने पास बुलाया। टॉवल से अपना शरीर का पसीना पोंछते हुए रोहित ने सनी से पूछा, क्या बात कर रहे थे तुम आर्यन के साथ? आज तक तो मैंने तुम्हें और आर्यन को इस तरह बातें करते हुए नहीं देखा। इस पर सनी हड़बड़ाकर बोला, कुछ नहीं, पूछ रहा था कि उसे स्कूल जाकर पढ़ना ज्यादा पसंद है या फिर होम टीचिंग। रोहित और सनी अभी बात ही कर रहे थे कि पीछे से रिया ने आवाज लगाई, एक्सक्यूज मी जेंटलमैन, आई एम गोइंग टू द शावर। उसके बाद मैं और डैडी मूवी देखने जाएंगे। एंड जाजू प्लीज आप देखिए मेरा चॉकलेट मिल्क शेक और चॉकलेट डोनट तैयार हुए या नहीं। इतना कहकर रिया अपनी बेडरूम में चली गई और दरवाजा भी बंद कर दिया। रोहित और सनी समझ नहीं पा रहे थे कि आज आर्यन के साथ हुआ क्या था। आर्यन में इतना कॉन्फिडेंस आखिर आया कहां से था? जो आर्यन अपना नाम बोलने से भी डरता था, वो आज सुबह से किसी विंग कमांडर की तरह सबको ऑर्डर किया जा रहा था। बेडरूम में शावर में जाने से पहले रिया ने आर्यन का वार्डरोब खोला और उसकी पसंद के कपड़े निकाल लिए। ब्लू जीन्स और ब्लैक टी शर्ट। आर्यन का स्पोर्ट शूज का कलेक्शन भी रिया को बहुत पसंद आया। रिया ने गौर से बेडरूम की दीवारों पर आर्यन की लगी तस्वीरें देखी। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि कैसे कोई बिल्कुल उस जैसा दिख सकता था। आर्यन और रोहित की एक तस्वीर पर रिया की नजर अटक गई। तभी रिया को एहसास हुआ कि अगर आर्यन उसका क्लोन नहीं है तो हो सकता है वही उसका खोया हुआ जुड़वा भाई हो और रोहित मारवा उसके डैड। इस सोच ने रिया का विश्वास पक्का कर दिया था कि रोहित ही उसका डैड था। आर्यन और कोई नहीं पर उसका खोया हुआ भाई था। रिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक बड़ी स्माइल। उसने जल्दी से लैंडलाइन से आर्यन को फोन लगाया। जैसे आर्यन ने फोन उठाया, रिया ने उससे कहा, तुम मेरे जुड़वा भाई हो।
इसके आगे मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं समझा पाऊंगी। अब मैं जो कहती हूँ वो ध्यान से सुनो और उसे फॉलो करो। आर्यन रिया की बात पर कुछ रिएक्ट करता या समझ पाता उससे पहले रिया ने अपनी अगली इंस्ट्रक्शन दे दी। देखो, मैंने डैड से कहा है कि वो मुझे फिल्म देखने ले जाएं। तुम भी मम्मा के साथ पास वाले थिएटर में आ जाओ। आर्यन बालकनी में जाकर चुपके से बात कर रहा था। उसने रिया से पूछा, मगर मैं उनसे क्या कहूँ? रिया ने फिर से अपना हाथ माथे पर मारा और कहा, वो इतना भी नहीं समझते। मम्मा को कन्विंस करना बहुत आसान है। उनके सामने जाओ, प्यारी सी स्माइल दो और कहो आज मुझे मूवी देखने का मूड है। बस मम्मा सारे काम छोड़कर तुम्हें मूवी दिखाने ले जाएंगी। मैं चाहती हूँ कि मम्मा और डैड एक दूसरे के साथ बैठकर फिल्म देखें। मैं डैड को पहले थिएटर के अंदर ले जाऊंगी। तुम सिर्फ इतना ध्यान रखना कि थिएटर में अंधेरा होने के बाद तुम मम्मा को लेकर अंदर आना, फिर मेरे साथ वाली सीट पर बैठ जाना। वी आर टेकिंग आवर पेरेंट्स ऑन अ मूवी डेट। अब जल्दी करो, बहुत जल्द हम चारों एक साथ एक ही घर में रहने वाले हैं। इतना कहकर रिया ने फोन रख दिया और आर्यन के कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। प्रेसिडेंशियल स्वीट 2402। ये सुनकर आर्यन बहुत खुश हो गया कि अनिका ही उसकी मॉम थी। उसने बेडरूम में जाकर अनिका को देखा तो अनिका अभी भी सो रही थी। उसे ज्यादा से ज्यादा नींद लेनी थी ताकि बुआ के ऑपरेशन के वक्त उसे फिजिकल या मेंटल थकान महसूस ना हो। आर्यन को जो भी करना था बहुत जल्दी करना था। फिल्म बस कुछ ही देर में शुरू होने वाली थी। आर्यन बेड पर चढ़ गया। दबी सी नाजुक नाक, गोरा रंग, लाल गाल देखकर आर्यन को लगा जैसे उसके अपनी चेहरे की बनावट बिल्कुल अनिका के चेहरे जैसी थी। अनिका को देखकर रिया की बातों में आर्यन का विश्वास और भी पक्का हो गया। अनिका ही आर्यन की मॉम थी। आर्यन अनिका को झटके से नहीं उठाना चाहता था, इसीलिए धीमी और प्यारी आवाज में अनिका को बुलाने लगा। मॉम, 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 जागो मॉम, इट्स मॉर्निंग। अनिका ने जब धीरे धीरे आंखें खोली तो उसके सामने आर्यन का प्यारा चेहरा था। उसने अपनी दोनों हाथों से आर्यन के चेहरे को पकड़कर उसे चूम लिया, फिर उसे अपनी बगल में सुलाकर हक करके बोली, गुड मॉर्निंग माय सनशाइन। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या बात है, आज सुबह सुबह इतना प्यार आ रहा है मम्मा पर। क्या चाहिए तुम्हें? आर्यन तो चाहता था कि बस सारा दिन अनिका उसे यूं ही प्यार करती रहे, मगर उसे रिया के इंस्ट्रक्शंस भी फॉलो करने थे। आर्यन ने बड़ी ही पोलाइटली अनिका से पूछा, मॉम, क्या हम फिल्म देखने जा सकते हैं प्लीज? अगर रिया ने ऐसी जिद किसी और दिन की होती तो अनिका बिल्कुल नहीं मानती, मगर आज जिस तरह से आर्यन ने रिक्वेस्ट की थी वो उसे मना नहीं कर पाई। ऑपरेशन 5 बजे का था। अनिका ने सोचा कि 3 घंटे की फिल्म पूरी करके वो हॉस्पिटल चली जाएगी। उसने आर्यन के सर पर हाथ घुमाते हुए कहा, ओके डार्लिंग, नाउ कम ऑन, गेट रेडी, हमें जल्दी निकलना होगा। रिया आर्यन के कपड़े पहनकर बेडरूम से बाहर आई। रोहित फोन पर किसी से बात कर रहा था। वो कह रहा था, मेरी आज की सारी अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दो। पहले मैं मेरे बेटे के साथ फिल्म देखने जाऊंगा और वहां से सीधा लाइफ केयर हॉस्पिटल। जो कहा वो करो। आज का दिन मेरी फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहते हुए रोहित ने फोन काट दिया और मुड़कर रिया की ओर देखकर कहा, आर्यन, पूरा का पूरा सिनेमा हॉल बुक कर लेता हूँ। हॉल में सिर्फ हम दोनों होंगे। ये बात सुनकर रिया को अपना प्लान फेल होता हुआ नजर आ रहा था। उसने तुरंत अपनी दूसरी डिमांड रख दी, अगर हम पूरे हॉल में अकेले होंगे तो हम घर पर भी फिल्म देख सकते थे। आई वॉन्ट हम सबके बीच में बैठकर फिल्म देखें। रोहित आर्यन की इज्जत पूरी नहीं करने वाला था। उसने कहा, देखो अभी सिचुएशन अच्छी नहीं है, तुम बीमार पड़ सकते हो, तुम इन्फेक्शन हो सकता है, इट इज टू रिस्की। रिया ने इस बात का झट से सोल्यूशन निकाला और कहा, ओह डैड, हमारे पास मास्क है, ग्लव्स हैं, फिर किस बात का डर? रिया को मास्क इसलिए भी पहनना था ताकि वो अपना चेहरा अनिका के सामने आसानी से छुपा सके। मूवी थिएटर प्रीमिसेस में एक लंबी काली इंपोर्टेड गाड़ी एंटर हुई। गाड़ी का नंबर था 001। मनाली में लगभग सभी जानते थे 001 नंबर की लंबी काली गाड़ी रोहित मारवा की थी। गाड़ी के रुकते ही पीछे की गाड़ी से 4 बॉडीगार्ड्स बाहर निकले। रोहित और आर्यन के उतरने के लिए गाड़ी के दरवाजे खोले। थिएटर का मैनेजर दौड़कर रोहित के पास आया और कहा, सर, इन्फॉर्म कर दिया होता कि आप आने वाले हैं, मैं सारी बुकिंग कैंसिल कर देता। तब रोहित ने कहा, नहीं, आर्यन की इच्छा थी कि वो लोगों के साथ बैठकर फिल्म देखे। मैनेजर ने हंसकर आर्यन की ओर देखा और कहा, गुड चॉइस,
फिल्म का असली मजा तो लोगों के साथ बैठकर देखने में ही आता है। मैनेजर ने रोहित और आर्यन को इशारा करके अंदर आने का न्योता दिया। प्लीज वेलकम सर, मैं आपको आपकी सीट पर छोड़ देता हूँ। मैनेजर रोहित के आगे चल रहा था। रिया रोहित का हाथ पकड़कर पीछे चल रही थी, लेकिन वो तेज दौड़ते हुए रोहित को जल्दी चलने की जिद करने लगी। वो चाहती थी कि वो जल्दी से थिएटर के अंधेरे में सीट पर बैठ जाए, ताकि अनिका के आने पर अनिका उसे देख ना सके। मैनेजर ने टॉर्च जलाई और रोहित और आर्यन को बॉक्स सीट की ओर ले गया। बॉक्स सीट में सिर्फ 2 लोगों के बैठने की जगह थी। ये देखकर रिया ने कहा, नहीं, हम यहाँ नहीं बैठेंगे, मुझे बिल्कुल लोगों के बीच में बैठना है। मैनेजर ने हंसते हुए कहा, नो प्रॉब्लम सर, आप इस रो में बैठ जाइए, ये रो पूरी खाली है। सुबह का टाइम है, ज्यादा लोग नहीं हैं। प्लीज हैव अ सीट। रोहित और रिया दोनों सीट पर बैठ गए। मैनेजर ने फिर से रोहित को पूछा, सर, इन केस यू वांट एनीथिंग, आई एम स्टैंडिंग एट द डोर। एंजॉय योर मूवी सर। एंजॉय द मूवी आर्यन बाबा। सीट पर बैठते ही रोहित अपना फोन निकालकर मैसेजेस पढ़ने लगा। रिया का ध्यान अभी थिएटर हॉल में आने वाले लोगों पर था। उसकी प्लानिंग ये थी कि जैसे अनिका और आर्यन हॉल में आए, वो आर्यन को इशारा कर देगी, फिर आर्यन बिल्कुल रिया की बगल वाली सीट पर बैठ जाएगा। रिया को इस बात की बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी। जिंदगी में पहली बार वो अपनी पूरी फैमिली के साथ मूवी एंजॉय करने वाली है। तभी मूवी स्टार्ट हो गई। मूवी हॉल में बिल्कुल अंधेरा हो गया। रिया का प्लान बिल्कुल सही चल रहा था। बस वो भगवान से प्रे कर रही थी कि आर्यन की उस पर नजर पड़े और वो सही सीट पर बैठे। वहीं आर्यन बार बार कोई ना कोई बहाना बनाता था। कभी सॉक्स उल्टे पहन लिए तो कभी जूते टाइट लग रहे थे। हजारों कोशिशों के बाद आर्यन अनिका को थिएटर पहुंचने में 15 मिनट लेट करवाने में कामयाब रहा। थिएटर लॉबी में पहुंचते ही अनिका ने आर्यन से कहा, तुम यहीं खड़े रहो, मैं टिकट्स लेकर आती हूँ। कोई शैतानी मत करना, कहीं जाना मत। बेचारे आर्यन ने, जिसने कभी कोई शैतानी नहीं की थी, पोलाइटली अपना सर हाँ में हिला दिया। अंदर रोहित को बार बार बिजनेस के सिलसिले में मैसेजेस आ रहे थे। मूवी में होते हुए म्यूजिक और शोर के कारण वो किसी का कॉल रिसीव नहीं कर पा रहा था। तभी अचानक उसके मोबाइल स्क्रीन पर कंपनी के जीएम का मैसेज फ्लैश हुआ, इट्स अर्जेंट, प्लीज कॉल बैक। ये मैसेज पढ़ते ही रोहित ने रिया से कहा, आर्यन बेटा, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट कॉल अटेंड करना होगा जो मैं यहाँ नहीं कर सकता। तुम बैठकर मूवी एंजॉय करो, मैं जल्दी कॉल अटेंड करके आता हूँ। रिया नहीं चाहती थी कि इस वक्त रोहित हॉल के बाहर जाए, मगर वो रोहित को रोक भी नहीं पा रही थी। रोहित तेज चलकर हॉल से बाहर जाने लगा। रिया भी अपनी सीट से उठी और रोहित के पीछे जाने लगी। रोहित ने कॉल उठाया और थिएटर लॉबी में चला गया। वो भी कंपनी के जनरल मैनेजर से बात करने लगा। तभी रोहित की नजर लॉबी में खड़े आर्यन पर पड़ी। रोहित अपनी जनरल मैनेजर से बात करने थिएटर लॉबी में पहुंचा। रोहित ने मैनेजर से कुछ इंपॉर्टेंट बातें करके फोन रख दिया। जैसे वो थिएटर में वापस जाने के लिए मुड़ा तो उसने देखा सामने आर्यन खड़ा था। रोहित को देखकर ही आर्यन घबरा कर बोला, डैड, मैं तो यहाँ। रोहित ने आर्यन को डांटते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा था कि अंदर ही बैठे रहो, तुम बाहर क्यों आए? और तुम्हारा मास्क कहाँ है? ग्लव्स भी निकाल दिए। आर्यन, तुम सुबह से बहुत शैतानियां कर चुके हो, मगर अब बस। रोहित ने आर्यन का हाथ पकड़ लिया और उसे थिएटर के अंदर ले जाने लगा। रिया रोहित का पीछा करते हुए थिएटर लॉबी तक पहुंच गई थी। वो एक कोने में छिपकर सब कुछ देख रही थी। जैसे ही रोहित आर्यन को थिएटर के अंदर ले गया, रिया आर्यन की जगह जाकर खड़ी हो गई। अनिका टिकट विंडो से फिल्म की टिकट लेकर जब वापस आई तो रिया को देखकर चौंक गई। उसने रिया से पूछा, तुम्हारे पास ये मास्क और ग्लव्स कहाँ से आए? अभी तक तो नहीं पहने थे। रिया ने बड़ा ही स्मार्ट आंसर दिया, वो मुझे अभी रियलाइज हुआ कि मुझे मास्क और ग्लव्स पहननी चाहिए। दरअसल मैं घर से सब कुछ लेकर निकली थी। ये बात सुनकर अनिका बहुत खुश हो गई। वो रिया की पीठ थपथपाते हुए बोली, देख रही हूँ कल शाम से बहुत समझदार हो गई हो, कीप इट अप। ये कहते हुए अनिका रिया का हाथ पकड़कर उसे थिएटर हॉल में ले गई। फिल्म शुरू हो चुकी थी। हॉल में अंधेरा था। अनिका ने टिकट्स पर लिखा सीट नंबर देखने की कोशिश की, मगर वो ठीक से देख नहीं पा रही थी। तभी रिया ने कहा, नो नीड टू चेक मम्मा, आधा हॉल तो खाली है, चलो मैं कहूँ उसी सीट पर बैठ जाओ। ये कहकर रिया ने अनिका का हाथ पकड़ा। फिर गैंगवे में चलते हुए वो पीछे की रो तक पहुंची। रिया ने अनिका को ठीक रोहित के बगल वाली सीट पर बिठाया।
और वो खुद अनिका की बगल की सीट पर बैठी। अनिका के आने से पहले ही रोहित आर्यन को मास्क और ग्लव्स पहना चुका था। फिल्म देखने में ना ही रोहित को इंटरेस्ट था, ना ही अनिका को, और ना दोनों बच्चों को। रोहित अपने फोन में बिजी था। अनिका की नींद पूरी ना होने की वजह से उसकी आंखें भारी होने लगी थी। अनिका ने सीट पीछे करके सोने की कोशिश की। उसका सर हल्का सा बगल वाली सीट की ओर झुका। आधी खुली आंखों से अनिका को मोबाइल की रोशनी में चमकता हुआ रोहित का चेहरा दिखा। ये देखकर अनिका मन ही मन मुस्कुराने लगी। उसे लगा इस आदमी की पर्सनालिटी का ऐसा प्रभाव हो रहा है उस पर कि अब नींद में भी उसे रोहित का चेहरा नजर आ रहा था। थोड़ी देर बाद अनिका गहरी नींद में सो गई। दोनों बच्चे एडवेंचर एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा था। रिया और आर्यन ने सीट पर से अपना सर हल्का सा बाहर की तरफ उठाया। वो एक दूसरे को देखने लगे। आर्यन ने रिया से इशारा करके पूछा कि अब क्या करें। रिया ने उसे इशारे से बताया, देखो अब मैं क्या करती हूँ। रिया ने सीट के पीछे अपना हाथ डालते हुए रोहित की कमर पर अपनी उंगली चुभा दी। रोहित सीट पर झटके से उछला और उसके हाथ से उसका फोन गिर गया। उसने बड़ी मुश्किल से अपना फोन सीट के नीचे से उठाया। रोहित ने जब बगल वाली सीट पर देखा तो चौंक गया। फोन गिरने के झटके से अनिका की नींद खुल गई थी। खुली आंखों से जब उसने रोहित को देखा तो वो भी चौंक उठी। रोहित कुछ कहे उससे पहले उसे थिएटर स्क्रीन की रोशनी में चमकती हुई अनिका की खूबसूरत आंखें दिखी। गहरी कत्थई आंखें, लंबे बाल जो आंखों के सामने बिखरे थे। रोहित अपनी जिंदगी में बहुत सारी मशहूर मॉडल्स और फिल्म एक्ट्रेसेस से मिल चुका था, मगर उसे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि सादे लिबास में विदाउट मेकअप कोई लड़की इतनी खूबसूरत कैसे लग सकती थी। वहीं अनिका को भी रोहित की पर्सनालिटी से एक अनजाना आकर्षण हो रहा था। दोनों कुछ देर एक दूसरे को आंखों में आंखें डालकर देखते रहे। फिर लगभग एक साथ दोनों ने कहा, तुम यहाँ। तभी अचानक स्क्रीन पर गाना शुरू हो गया। म्यूजिक में दोनों एक दूसरे की बात ठीक से सुन नहीं पा रहे थे, इसलिए रोहित ने आवाज ऊंची करके कहा, देखो मैंने तुम्हें पहले भी वार्न किया है कि मेरा पीछा करना छोड़ दो। मुझसे और मेरे बेटे से दूर रहो। तुम समझती क्यों नहीं? अनिका ने भी गुस्से में पलटवार किया। मिस्टर रोहित मारवा, आप समझते क्या है अपने आप को? मैं मानती हूँ कि आप हैंडसम हो, सक्सेसफुल हो और काफी लड़कियां आपके पीछे घूमती होंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जब चाहे जिसके सामने चाहे मेरी इंसल्ट करें। मैं यहाँ अपने बच्चे के साथ आई हूँ फिल्म देखने, आपका पीछा नहीं कर रही। रोहित को अंधेरे में रिया की शक्ल तो नहीं दिखाई दे रही थी, मगर उसे इतना जरूर दिख रहा था कि अनिका की बगल वाली सीट पर एक बच्चा बैठा। रोहित अपनी आवाज थोड़ी नीचे करते हुए बोला, ऐसे कोइंसिडेंस हमारे साथ ही क्यों हो रहे हैं? आप मेरी होटल में आकर रुकी, रोज किसी न किसी बहाने से आप मुझसे टकरा जाती हैं। अजीब बात तो यह है कि आप मेरे बेटे की पर्सनल लाइफ की जानकारी मुझे देती हैं, जिसके बारे में मैं खुद नहीं जानता था। और अब मैं अपने बेटे के साथ फिल्म देखने आता हूँ, ठीक उसी शो में मेरी बगल वाली सीट पर आप आकर बैठ जाती हैं। इन सब का क्या मतलब समझूं मैं? अनिका रोहित को कोई जवाब नहीं दे पा रही थी, क्योंकि इन सारी चीजों का उसके पास कोई जवाब नहीं था। वो खुद ये सोचकर हैरान थी कि ये सब उसके साथ क्यों हो रहा था। एक चीज अनिका और रोहित दोनों नहीं जानते थे कि वो उनके बच्चे थे जो उन्हें बार बार ऐसे सिचुएशन में खड़ा कर रहे थे। रोहित थोड़ी देर फिल्म की स्क्रीन की ओर देखने लगा। अनिका भी स्क्रीन की ओर देखने लगी। दोनों की नजरें तो स्क्रीन पर थी, मगर मन ही मन दोनों अपने साथ हो रहे कोइंसिडेंसेस के बारे में सोच रहे थे। तभी अचानक फिल्म में हीरो हीरोइन का एक रोमांटिक सीन शुरू हो गया। अनिका और रोहित के लिए देखना थोड़ा ऑकवर्ड हो गया। रोहित कभी अपने मोबाइल को देखता तो कभी यहाँ वहाँ देखने लगता। अनिका भी अपने हाथों से बाल संवारने लगी और किसी तरह रोहित को देखना अवॉइड करने लगी। थोड़ी देर बाद रोहित ने चुप्पी तोड़ते हुए अनिका से कहा, देखिए आई डोंट वांट टू बी रूड, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अपना कमरा बदल लें। आप होटल में दूसरा कोई भी कमरा चूज कर लीजिए एंड योर स्टे विल बी कंप्लीटली फ्री। ये सुनकर अनिका की पेशेंस खत्म हो गई। उसने रोहित से कहा, इनफ मिस्टर रोहित, आप समझते क्या है अपने आप को? पैसा सिर्फ आपके पास है। मैंने अपने स्टे की एडवांस पेमेंट की है आपके होटल में। आप इस तरह मुझे अपने कमरे से नहीं निकाल सकते। आई विल सू यू। रोहित भी अपनी आवाज बढ़ाकर बोला, व्हाट? यू विल सू मी? आप समझती क्या है अपने आप को? दोनों एक दूसरे पर उंगली उठाकर बात करने लगे। आगे की रो में बैठे एक बुजुर्ग ने कहा,
अरे भाई, मियाँ बीवी के झगड़े को घर पर ही निपटाया करो, यहाँ आकर हमें डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? इस बात पर बाकी की ऑडियंस भी हंसने लगी। रोहित और अनिका को साथ बैठा देखकर लोगों को यही लग रहा था कि पति पत्नी अपने बच्चों के साथ फिल्म देखने आए हैं। रोहित अपनी सीट से खड़ा हो गया और उस बुजुर्ग को हाथ दिखाकर कहा, आई एम सॉरी अंकल, प्लीज एंजॉय योर मूवी। तब उस बुजुर्ग ने पलट कर कहा, अरे भाई, इतनी खूबसूरत जोड़ी है तुम्हारी, क्यों झगड़ा करते हो? फिर अपने बगल में बैठी अपनी वाइफ से कहा, पता नहीं आजकल की जनरेशन को क्या हो गया है। रोहित ने उस आदमी की मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करना जरूरी नहीं समझा। उसने आर्यन का हाथ पकड़ा और थिएटर हॉल से निकलने लगा। आर्यन ठीक रोहित के पीछे छुप गया ताकि निकलते वक्त अनिका उसे देख ना सके। जो कुछ भी हुआ उससे अनिका को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, मगर कहीं ना कहीं उसे पता था कि रोहित एक अच्छा इंसान था। बस उसे अनिका को लेकर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। अनिका ने रिया की ओर देखा। रिया फिल्म देखने में बिजी होने की एक्टिंग कर रही थी। इच्छा ना होने के बावजूद माँ बेटी ने जबरदस्ती पूरी फिल्म देखी। प्रेसिडेंशियल स्वीट 2401। 24th फ्लोर पर अपनी स्वीट के पास पहुंचते ही रोहित ने अपने बॉडीगार्ड्स को वापस जाने का इशारा किया। की कार्ड से रूम अनलॉक करके उसने पहले आर्यन को अंदर भेजा। रोहित ने अंदर जाने से पहले मुड़कर स्वीट नंबर 2402 की ओर देखा, फिर कुछ सोचकर अंदर चला गया। आज जो कुछ भी हुआ था वो सब देखकर आर्यन पहले ही बहुत घबराया हुआ था। वो चुपचाप एक कोने में जाकर खड़ा हो गया। रोहित ने अपना फोन सोफे पर फेंका, पास वाली चेयर पर बैठकर टांगे टेबल पर रख दी, फिर एक हाथ के इशारे से आर्यन को अपने पास बुलाया। आर्यन डरा हुआ था, मगर धीरे धीरे वो रोहित के पास गया। रोहित ने अपना गुस्सा शांत करते हुए आर्यन का एक हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, देखो आर्यन, दुनिया में हर किसी पर भरोसा नहीं करते, स्पेशली उन पर जिन्हें तुम जानते तक नहीं। कुछ बातें ऐसी हैं जो तुम उम्र के साथ ही सीखोगे, जैसे कि किसके साथ दोस्ती करनी है, किस पर विश्वास करना है, किससे दूर रहना है। लेकिन जब तक वो समझ तुम्हारे अंदर डेवलप नहीं होती, तब तक तुम्हें अनजान लोगों से दूर रहना है। मैं चाहता हूँ कि तुम सामने वाली लेडी से दूर रहो, हो सकता है वो हमें नुकसान पहुंचाने वाली हो। आर्यन को रोहित की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। आर्यन लगभग रोती हुई आवाज में बोला, नो डैड, वो बहुत अच्छी है, वो मुझे क्यों नुकसान पहुंचाएंगी, वो तो मेरी मॉम है। आर्यन के मुंह से ये सुनकर रोहित शॉक हो गया। उसने तुरंत आर्यन के दोनों हाथ पकड़कर पूछा, व्हाट? क्या कहा तुमने? मॉम? नहीं, वो तुम्हारी मॉम नहीं है, तुम्हारी कोई मॉम नहीं है। आर्यन ने पहले कभी इतनी हिम्मत नहीं दिखाई थी, मगर अनिका के बारे में गलत बात सुनते ही उसके अंदर हिम्मत आ गई थी। उसने मास्क और ग्लव्स उतारे। आर्यन की आंखों से आंसू टपकने लगे। उसने आवाज को बढ़ाकर सिसकियां लेते हुए रोहित से कहा, दुनिया में सबकी मॉम होती है, आपकी भी है, तो ये कैसे हो सकता है कि मेरी मॉम ना हो? आर्यन इतना कहकर अपने रूम में चला गया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। रोहित समझ नहीं पा रहा था आखिर किस तरह अनिका ने आर्यन पर इतना प्रभाव छोड़ा था। होटल पैराडाइज इंटरनेशनल, लिफ्ट 24वें माले पर आकर रुकी। जैसे ही दरवाजा खुला, रिया अनिका के पीछे छुप गई। फिर जैसे उसे पता चला कि कॉरिडोर में कोई नहीं है, वो दौड़कर अपनी स्वीट के दरवाजे पर पहुंच गई। अनिका कार्ड से स्वीट अनलॉक करे तब तक रिया ने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। दरवाजा खुलते ही वो जल्दी से अंदर चली गई। अनिका के लिए रिया की ऐसी शरारतें रोज की बात थी। अंदर जाते ही अनिका को उसकी सेक्रेटरी राजलक्ष्मी का फोन आया। राजलक्ष्मी का फोन उठाते ही राजलक्ष्मी ने कहा, मैडम, मैं आपकी सेक्रेटरी हूँ, कम से कम मुझे ये जानने का हक तो है ना कि आज आप ऑपरेशन करने वाली हैं मनाली के लाइफ केयर हॉस्पिटल में। अनिका ने दोनों होठ को दबाते हुए कहा, आई एम सॉरी राज, मैं तुम्हें बताना भूल गई, आई एम रियली सॉरी। राजलक्ष्मी ने बड़ा ही रूखा जवाब दिया, इट्स ओके मैम, एज यूजुअल। उनके हॉस्पिटल से मेल आया है, पूछ रहे थे आप कब तक आओगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और डॉक्टर अग्रवाल ने आपका नंबर मांगा है, दे दूं? अनिका ने तुरंत कहा, नहीं, डोंट गिव माय नंबर, उनसे कह दो मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगी, उन्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, और हाँ, कुछ भी हो जाए उन्हें मेरा नंबर मत देना। राजलक्ष्मी को ये बात कुछ समझ नहीं आई, मगर बॉस का ऑर्डर था तो मानना तो पड़ता ही।
राजलक्ष्मी ने कहा। ओके डॉक्टर, एज यू से। अच्छा, उन्होंने डॉक्टर्स की जो टीम सिलेक्ट की है वो मैं तुम्हें सेंड करती हूँ। इफ यू वांट एनी चेंजेस लेट मी नो, आई विल मेल देम इमीडिएटली। अनिका ने ओके कहते हुए फोन काट दिया। अनिका ने देखा कि रिया बीन बैग पर सर के पीछे दोनों हाथ डाले पांव पर पांव चढ़ाकर सीलिंग की ओर देखते हुए किसी गहरी सोच में डूबी थी। अनिका रिया के पास गई और उससे पूछा, अगर आपकी गहरी सोच में मैं डिस्टर्ब कर रही हूँ तो आई एम सॉरी। क्या मैं तुमसे 2 मिनट बात कर सकती हूँ? रिया ने अपनी सोच से बाहर आकर कहा, ऑफ कोर्स, नो प्रॉब्लम, गो अहेड मम्मा। अनिका रिया के पास एक चेयर लेकर बैठ गई। अनिका को पता था कि ज्योति बुआ का ऑपरेशन बहुत ट्रिकी था और शायद ऑपरेशन खत्म होने में कुछ ज्यादा वक्त लग सकता था। टेबल पर पड़ा ऑरेंज छीलते हुए अनिका ने रिया से कहा, रिया, आई नो यू आर अ ग्रोन अप गर्ल, तुम अपना ध्यान खुद ही रख सकती हो। ये बात सुनते ही रिया समझ गई कि अनिका को कहीं बाहर जाना था। इनफैक्ट रिया को भी मौका चाहिए था आर्यन से मिलने का। रिया ने मुस्कुराकर अनिका की तरफ देखा और उससे पूछा, आप बाहर जाना चाहती हो राइट? इट्स ओके मम्मा, भूख लगेगी तो रूम सर्विस से मंगवा लूंगी खाना, प्यास लगी तो अपने आप पानी पी सकती हूँ, इतनी बड़ी तो हो गई हूँ, आप मेरी फिक्र किए बिना जा सकती हो। अनिका रिया की समझदारी देखकर बहुत प्राउड फील करती थी। उसने रिया से कहा, आज मम्मा अपनी बुआ का ऑपरेशन करने जा रही है, विश मी लक एंड प्लीज प्रे फॉर आंटी। तब रिया ने बड़ी कॉन्फिडेंटली कहा, मम्मा आंटी को कुछ नहीं होगा, यू नो व्हाई? बिकॉज उनकी ट्रीटमेंट वर्ल्ड की सबसे बेस्ट डॉक्टर करने वाली है, एंड दैट्स माय मम्मा। रिया ने दोनों हाथों से अनिका को गले लगा लिया और दोनों गालों पर किस दी। अनिका ने भी उसे माथे पर किस करके थैंक्स कहा। अनिका ने अभी ये सोचा नहीं था कि वो किस तरह बुआ का ऑपरेशन करेगी बिना किसी को ये पता चले कि अनिका ही डॉक्टर अमृता थी। अनिका किसी तरकीब के बारे में सोचने लगी। तभी उसके मोबाइल पर डॉक्टर अमृता के अकाउंट में एक मेल आया। राजलक्ष्मी ने उसे असिस्टेंट डॉक्टर्स की टीम की एक लिस्ट भेजी थी, जिन डॉक्टर्स के साथ मिलकर अनिका को ज्योति बुआ का ऑपरेशन करना था। लिस्ट में कामिनी गुलेरिया का भी नाम शामिल था। अनिका को ज्योति बुआ का ऑपरेशन कामिनी के साथ मिलकर करना था। अनिका के पास ऑप्शन था कि वो डॉक्टरों की लिस्ट से कामिनी का नाम हटा दे, मगर ऐसा करने का उसके पास कोई वैलिड रीजन नहीं था। लाइफ केयर हॉस्पिटल से उसके मेल बॉक्स पर काफी मैसेजेस आ रहे थे। हॉस्पिटल वालों ने डॉक्टर अमृता के लिए एयरपोर्ट पर कार का इंतजाम किया था। अनिका ने घड़ी में देखा तो 3:30 बज चुके थे। उसने लाइफ केयर हॉस्पिटल को मेल किया, रीचिंग इन सम टाइम, विल बी देयर ऑन माय ओन। लाइफ केयर हॉस्पिटल। ज्योति बुआ के कमरे के बाहर हॉस्पिटल का स्टाफ गौतम गुलेरिया से कंसेंट फॉर्म पर साइन करवा रहा था। प्रीति अभी 18 साल की नहीं हुई थी, इसलिए ये जिम्मेदारी गौतम गुलेरिया की थी। गौतम ने बिना पढ़े ही फॉर्म पर साइन कर दिया। तभी स्ट्रेचर पर कुछ वार्ड बॉय ज्योति बुआ को कमरे से बाहर लेकर आए। वो ऑपरेशन थिएटर की ओर ले जाने लगे। प्रीति अपनी मम्मी को देखते हुए स्ट्रेचर के साथ साथ चल रही थी। एक नर्स ने गौतम से कहा, मिस्टर गुलेरिया, हम आपकी बहन को ऑपरेशन थिएटर ले जा रहे हैं। आई होप आपने ये कंसेंट फॉर्म ठीक से पढ़ लिया है। देखिए, मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये ऑपरेशन थोड़ा पेचीदा है। इसमें सक्सेस रेट बहुत मिनिमम है। अच्छी बात यह है कि इनका ऑपरेशन डॉक्टर अमृता के हाथों होने वाला है और ऐसे ऑपरेशन में उनका सक्सेस रेट इज मोर देन 90%। गौतम ने बिना कुछ कहे हाँ में अपना सिर हिला दिया। तभी वहाँ कामिनी और मनीषा आए। कामिनी ने अपना ऑपरेटिंग गाउन पहन रखा था और चेहरे से बहुत खुश नजर आ रही थी। मनीषा भी खुश थी क्योंकि आज उसकी बेटी इंडिया की सबसे बड़ी सर्जन के साथ मिलकर ऑपरेशन करने वाली थी। कामिनी ने अपनी जेब से फोन निकालकर सोशल मीडिया पर रील बनाना शुरू कर दिया। एक फोटो के कैप्शन में लिखा, वेटिंग फॉर द सुपर डॉग। फिर उसने अपनी फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। डॉक्टर अग्रवाल कॉरिडोर में अपनी स्टाफ को कुछ समझाते हुए आ रहे थे। उन्होंने स्टाफ से कहा, देखो, डॉक्टर अमृता किसी भी वक्त पहुंच रही होंगी। ऑपरेशन थिएटर में सारे इक्विपमेंट्स तैयार रखो और मिसेस ज्योति को अंडर ऑब्जर्वेशन रखो। चेक हर ब्लड प्रेशर, शुगर लेवल एंड गिव मी द रीडिंग। एंड लिसन वेरी केयरफुली, ये सिर्फ हमारे हॉस्पिटल की प्रेस्टीज का सवाल नहीं है, बल्कि किसी की जान का सवाल भी है। इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन आफ्टर ऑल।
आप लोग जाइए, तैयारी कीजिए, मैं पेशेंट की फैमिली से मिलकर आता हूँ। सारे डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर की ओर जाने लगे। तभी डॉक्टर अग्रवाल ने गौतम गुलेरिया से कहा, गौतम जी, वी आर रेडी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तभी प्रीति भी वहां आई। डॉक्टर अग्रवाल ने प्रीति को देखकर कहा, यू आर अ ब्रेव गर्ल। बस इतना याद रखना, इस वक्त तुम्हारी मम्मी को अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है तो वो है तुम्हारे विश्वास की। बाकी हम डॉक्टर हमसे जितना हो सकेगा उतनी कोशिश करेंगे। कामिनी ने डॉक्टर अग्रवाल को पीछे से आवाज लगाई, एक्सक्यूज मी सर, क्या मैं डॉक्टर अमृता के साथ पहले एक सेल्फी ले सकती हूँ? इट विल बी द ग्रेट ऑनर फॉर मी। आखिर मेरी वजह से ही तो वो यहाँ आ रही हैं। प्लीज सर, वन सेल्फी। डॉक्टर अग्रवाल को कामिनी की ये बात कुछ अच्छी नहीं लगी। उन्होंने फिर भी झूठ मूठ मुस्कुराकर कामिनी से कहा, श्योर, मगर ये परमिशन तुम्हें मुझसे नहीं डॉक्टर अमृता से लेनी होगी। गौतम ने डॉक्टर अग्रवाल से पूछा, मगर डॉक्टर अमृता अब तक आई नहीं? डॉक्टर अग्रवाल भी कुछ परेशान होकर बोले, हाँ, मैंने भी उन्हें कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, मगर वो सिर्फ मेल पर जवाब देती हैं। अभी अभी उनका मैसेज था कि वो बस पहुंचने वाली है। डॉक्टर अग्रवाल ने जैसे ये कहा, कॉरिडोर में किसी के चलने की आवाज आई। कामिनी ने एक्साइटेड होकर कहा, लगता है डॉक्टर अमृता आ गई। सभी लोगों ने एक साथ पीछे मुड़कर देखा। सामने से अनिका चलकर आ रही थी। होटल पैराडाइज इंटरनेशनल। रिया काफी देर से मेन डोर के आए व्यूअर में से बाहर देख रही थी। थोड़ी देर बाद देखा कि रोहित अपने स्वीट से निकलकर लिफ्ट में चला गया। उसे कंफर्म हो गया कि अब आर्यन को फोन करने का रास्ता क्लियर था। उसने अपने लैंडलाइन से आर्यन को फोन लगाया। आर्यन रोहित की बातों से काफी नाराज था। वो अपनी राइटिंग टेबल पर दोनों हाथों के बीच में सर रखकर रो रहा था। तभी उसकी जेब में रिया का फोन वाइब्रेट होने लगा। उसने अपनी आंसू पोंछे और फोन रिसीव किया। फोन रिसीव करते ही रिया ने उसे कहा, हेलो ब्रदर, डैड अभी अभी बाहर निकले हैं, कुछ देर के लिए रास्ता क्लियर है, वी कैन मीट। तुम एक काम करो, तुम पहले टेरेस पहुंचो, तुम्हारे बाद मैं पहुंचती हूँ। कुछ भी हो जाए, हम किसी को एक साथ नहीं दिख सकते। सेम प्लेस, वाटर टैंक के नीचे, लाइफ केयर हॉस्पिटल। अनिका को देखते ही कामिनी ने टॉन्ट मारना शुरू कर दिया, आ गई फेक कंसर्न दिखाने। अनिका ने प्रीति की ओर देखा, मगर प्रीति ने अनिका से नजर हटा ली। प्रीति अनिका से बहुत नाराज थी, क्योंकि अनिका प्रीति और ज्योति बुआ को अपने हाल पर छोड़कर चली गई थी। इस वक्त प्रीति को समझाने का ना तो अनिका के पास टाइम था और ना ही मौका। अनिका ने डॉक्टर अग्रवाल से पूछा, हेलो डॉक्टर, ऑपरेशन की सारी तैयारियां हो चुकी हैं? ये बात सुनकर गौतम कुछ सोच में पड़ गए। उन्होंने अनिका से सवाल किया, तुम्हें कैसे पता कि आज ज्योति का ऑपरेशन है? अनिका को समझ नहीं आया कि वो इस सवाल का क्या जवाब दे। उसने डॉक्टर अग्रवाल की तरफ देखकर कहा, वो मैंने ही तो उन्हें रिक्वेस्ट की थी आने के लिए। डॉक्टर अग्रवाल ने कामिनी की ओर देखकर कहा, मगर कामिनी तो कह रही थी कि डॉक्टर अमृता उसके बुलाने पर आ रही थी। अपने आप को झूठा साबित होने से बचाने के लिए कामिनी ने अपनी आवाज ऊंची कर ली। वो चिल्लाकर कहने लगी, What do you mean by that? सर, ये अनपढ़ गवार कैसे बुला सकती है इतनी बड़ी डॉक्टर को? इससे पूछिए, ये जानती भी है डॉक्टर कौन है? कितनी बड़ी डॉक्टर है वो? बेंगलुरु, मुंबई, कोलकाता, हर जगह मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर अमृता की केस स्टडी सिखाई जाती है। उनके 1 घंटे की कीमत लाखों रुपए है। 90% से ज्यादा सक्सेस रेट। बड़े से बड़ा बिजनेसमैन हो या पॉलिटिशियन हो, उनकी एक अपॉइंटमेंट के लिए महीनों तक इंतजार करते हैं सब। वो डॉक्टर अमृता तुम्हारे कहने पर आएंगी ऑपरेशन करने? इम्पॉसिबल। कामिनी की बातों से कहीं न कहीं डॉक्टर अग्रवाल भी सहमत थे। उन्होंने बात को टालते हुए कहा, चलो, अब किसने बुलाया है उससे क्या फर्क पड़ता है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि मिसेस ज्योति का ऑपरेशन डॉक्टर अमृता के हाथों होने वाला है, विच इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ हर ट्रीटमेंट। मनीषा गुलेरिया ने मौका देखा। वो डॉक्टर अग्रवाल के सामने अनिका को नीचा दिखाने के लिए अनिका के पास आई। उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, नहीं नहीं, ऐसे कैसे डॉक्टर साहब? अनिका कह रही है कि उसने डॉक्टर को बुलाया है तो कुछ सोच समझ कर कह रही होगी। अनिका बेटा, एक काम करो, तुमने उन्हें जो मैसेज किया होगा वो हमें दिखा दो, ताकि हमें पता चल जाए तुम सच बोल रही हो या कामिनी। अनिका इस वक्त किसी बात का जवाब नहीं देना चाहती थी। उसका पूरा ध्यान ज्योति बुआ के ऑपरेशन पर था, और अगर वो डॉक्टर अग्रवाल को अपना मेल बॉक्स दिखा भी देती तो उन्हें पता चल जाता कि अनिका ही डॉक्टर अमृता है।
अनिका किसी से बिना कुछ कहे ऑपरेशन थिएटर की ओर निकल गई। कामिनी और मनीषा प्रीति के पास आए। कामिनी ने प्रीति से कहा, देख रही हो ना अपनी दीदी को, आज सबके सामने झूठ पकड़ा गया उसका। हम तो पहले से कहते थे तुम्हें इस लड़की पर विश्वास मत करो, मगर तुम और ज्योति बुआ हमारी बात मानते ही नहीं थे। मनीषा ने कामिनी को शांत करते हुए कहा, अब जाने भी तो कामिनी, आखिरकार बुरे वक्त में हम ही प्रीति और ज्योति बहन के साथ खड़े रहना है। तभी डॉक्टर अग्रवाल ने अपनी घड़ी देखते हुए कहा, इट्स टाइम। आई थिंक डॉक्टर अमृता किसी भी वक्त पहुंच रही होंगी। आप में से कोई एक ऑपरेशन थिएटर के बाहर वेट कर सकता है, बाकी यही इंतजार कीजिए। और कामिनी तो ऑलरेडी ऑपरेशन थिएटर में होगी, और हॉस्पिटल रूल्स के मुताबिक फैमिली में से कोई भी एक व्यक्ति ऑपरेशन थिएटर के वेटिंग एरिया में वेट कर सकता है। गौतम ने प्रीति की ओर इशारा करते हुए कहा, प्रीति बेटा तुम जाओ, तुम्हारी माँ के लिए तुम ही उसकी हिम्मत हो। होटल पैराडाइज इंटरनेशनल टेरेस। वाटर टैंक के नीचे आर्यन रिया का इंतजार कर रहा था। आर्यन को रिया के जूते दिखाई देने लगे। रिया ने झुककर वाटर टैंक के नीचे देखा तो आर्यन ने उसे अंदर से ही हाथ उठाकर हाय कहा और इशारे से रिया ने उसे चुप रहने का इशारा किया। रिया अपने दोनों हाथ जमीन पर रखे और घुटनों से आगे की ओर चलने लगी। जैसे रिया आर्यन के पास पहुंची, उसने अपने हाथ आर्यन की टी शर्ट से पूछे। रिया की हरकतें देखकर आर्यन हंसने लगा। उसने बड़ी इनोसेंटली रिया से पूछा, आर यू श्योर कि तुम मेरी बहन हो? रिया ने हाथ झटकते हुए कहा, आई एम वेरी श्योर, तुम ही मेरे जुड़वा भाई हो जो मम्मा से कहीं गुम हो गए थे। आर्यन को ये बात सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने अपनी नाक खुजाते हुए पूछा, इस मम्मा सो केयरलेस कि मुझे घुमा दिया। रिया को आर्यन की इस बात पर गुस्सा आया। उसने आर्यन की ओर उंगली दिखाते हुए कहा, नो मम्मा इज नॉट केयरलेस। हो सकता है दैट गुंडे तुम्हें मम्मा से छीन कर ले गए हो सकता है डैड ने तुम्हें छीन लिया हो। इस बात पर आर्यन ने भी रिया की ओर उंगली उठा दी। नो डैड इज नॉट अ थीफ। कुछ देर एक दूसरे की तरफ उंगली ऊंची रखने के बाद दोनों बच्चों ने सीज फायर का ऐलान करते हुए अपनी अपनी उंगलियां नीचे कर ली। आर्यन ने रिया से फिर से पूछा, आर यू श्योर हम भाई बहन हैं? अब रिया हाईकोर्ट के किसी वकील की तरह आर्यन के कमेंट के सामने अपनी दलील पेश करने लगी। अगर हम भाई बहन नहीं हैं तो हम दोनों की शक्ल क्यों मिलती है? तुम्हारी आंखें मम्मा जैसी हैं और मेरी नाक डैडी जैसी। तुम्हारी हरकतें मम्मा जैसी हैं और मेरी कुछ कुछ डैडी जैसी। बताओ इतने सारे कोइंसिडेंसेस कैसे हो सकते हैं? आई एम एब्सोल्युटली श्योर कि तुम ही मेरे खोए हुए भाई हो एंड तुम्हारे डैडी मेरे डैड हैं और मेरी मम्मा तुम्हारी मॉम। थोड़ी देर सोचने के बाद रिया ने कहा, कोई तो मिस्ट्री है जो हमें ही सॉल्व करनी होगी। आर्यन ने रिया की ओर बहुत होप से देखते हुए पूछा, बट हाउ? रिया ने बड़ी कैजुअली आंसर दिया, वो तो मुझे नहीं पता, बट मुझे इतना जरूर पता है कि जिस गॉड ने हमें मिलवाया है वही गॉड ये मिस्ट्री भी सॉल्व करेंगे। आर्यन और रिया दोनों को इस बात पर विश्वास था। दोनों फिर से हाथ और घुटनों के बल वाटर टैंक के नीचे से बाहर निकले। रिया ने वाटर टैंक से लगी सीढ़ी को पकड़ा और ऊपर की ओर चढ़ने लगी। आर्यन ने नीचे से डर कर आवाज दी, What are you doing? क्या कर रही हो तुम? This is dangerous. रिया ने नीचे आर्यन की तरफ देखते हुए उसे भी ऊपर आने का इशारा किया और बोली, Don't worry when I'm there with you. आ जाओ ऊपर। रिया को हिम्मत देते हुए देखकर आर्यन भी सीढ़ियां चढ़ने लगा। रिया और आर्यन दोनों एक के बाद एक वाटर टैंक के ऊपर चढ़ गए। जब दोनों ने चारों तरफ देखा तो दोनों को बहुत एक्साइटमेंट हुई। रिया ने कहा, वाह, isn't it beautiful? यहाँ से तो पूरा मनाली नजर आ रहा है। आर्यन की आंखें बड़ी हो गई थी। उसकी आवाज भी अब थोड़ी ऊंची होने लगी थी। आर्यन ने एक्साइटेड होकर कहा, यस, यहाँ से तो पूरी सिटी दिख रही है। दोनों बच्चे हाथ पकड़कर शोर मचाते हुए कूदने लगे। थोड़ी देर के बाद जब उनकी सांसें फूलने लगी तो आर्यन ने हंसते हुए रिया से कहा, मुझे आज से पहले इतना मजा कभी नहीं आया। रिया ने आर्यन की ओर देखा और अपना एक हाथ आर्यन के गाल पर रख दिया। आर्यन ने रिया से पूछा, कैन आई स्टे विद मम फॉर वन मोर डे? रिया ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ओके, यू कैन स्टे विद मॉम फॉर वन मोर डे एंड आई विल स्टे विद डैड फॉर वन मोर डे। दोनों बच्चे फिर से खुश होकर शोर मचाते हुए वाटर टैंक के ऊपर हवा में कूदने लगे। लाइफ केयर हॉस्पिटल।
अनिका ऑपरेशन थिएटर की ओर बढ़ने लगी। वो मन ही मन ये भी सोच रही थी कि वो कैसे अपना चेहरा छुपाकर ऑपरेशन को अंजाम दे। अनिका ने देखा कि ऑपरेशन थिएटर के ठीक बगल वाले कैबिन से एक नर्स पीपीई किट पहनकर ऑपरेशन थिएटर में गई। हर डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ को ऑपरेशन के दौरान पीपीई किट पहनना जरूरी था। ये हॉस्पिटल के नियम में था। अनिका ने कैबिन में झांक कर देखा तो अंदर कोई नहीं था। हैंगर पर कुछ पीपीई किट पड़े थे। अनिका ने एक बार कॉरिडोर में देखा, कहीं से कोई आ तो नहीं रहा था। अनिका तुरंत कैबिन के अंदर चली गई। उसने पीपीई किट पहनना शुरू कर दिया। पीपीई किट किसी एस्ट्रोनॉट के आउटफिट जैसा था। पीपीई किट पहनने के बाद अनिका का पूरा शरीर पीपीई किट में ढक गया था। फिर उसने चेहरे पर ऑपरेशन मास्क लगा लिया और सर पर एक गोलाकार ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का फेस कवर चढ़ा लिया। अपने बालों को बांधकर अनिका ने ऑपरेटिंग कैप पहन ली। जब अनिका ने अपने आप को कैबिन में लगे आईने में देखा तो उसे ऐसा लगा मानो अभी वो किसी स्पेस शटल में ट्रैवल करने वाली थी। मास्क और फेस कवर की वजह से उसका चेहरा पूरी तरह ढक चुका था। पीछे से कैबिन का दरवाजा खुला। इससे पहले कि कोई अनिका को देखे, वो आईने के पास वाली अलमारी के पीछे छुप गई। जब उसने अलमारी के किनारे से झांक कर देखा तो कामिनी फोन पर बातें करते हुए अंदर आ रही थी। कामिनी पूजा से कह रही थी, देखो पूजा, सारे फ्रेंड सर्कल में कह देना कि आज मैं कितना बड़ा ऑपरेशन करने वाली हूँ। और सुनो, खास कुणाल को भी इस बात का पता लगना चाहिए, ये भूलना मत। चलो अब मैं फोन रखती हूँ, सब लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। विश मी लक। कामिनी ने पूजा को थैंक यू कहकर फोन काट दिया। कामिनी ने पीपीई किट पहनना शुरू कर लिया। पीपीई किट पहनने के बाद कामिनी ने फिर से अपनी सेल्फी निकाली। वो सेल्फी कामिनी ने पूजा को सेंड कर दी। ये सब करते हुए कामिनी के चेहरे की खुशी देखकर अनिका को कामिनी पर घिन आ रही थी। जहाँ एक तरफ ज्योति बुआ जिंदगी और मौत के बीच खड़ी थी, कामिनी अपने दोस्तों में शो ऑफ करने में लगी हुई थी। थोड़ी देर में कामिनी कैबिन से निकलकर ऑपरेशन थिएटर की ओर चली गई। तब अनिका अलमारी से बाहर निकली। उसने अपना पर्स और फोन पीपीई किट की जेब में रख दिए। वो जैसे ही कैबिन से बाहर निकली, सामने डॉक्टर अग्रवाल और प्रीति खड़े थे। जैसे ही अनिका ने ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खोलकर अंदर जाने की कोशिश की, डॉक्टर अग्रवाल ने उसे पीछे से रोक लिया और पूछा, एक्सक्यूज मी, आप कौन? अनिका ने रुककर डॉक्टर अग्रवाल की ओर देखा। डॉक्टर अग्रवाल ने फिर से उसे पूछा, माफ कीजिएगा, ये पीपीई किट में कोई पहचान में नहीं आता, इसलिए पूछ रहा हूँ। अनिका डॉक्टर अग्रवाल को कोई जवाब नहीं दे पा रही थी। उसने चुपचाप अपनी जेब से अपना आईडी कार्ड निकाला और डॉक्टर अग्रवाल को दे दिया। आईडी पर नाम पढ़कर डॉक्टर अग्रवाल चौंक गए।